Good morning, students. Today we will discuss about the next unit. ठीक है, unit number 3, and the chapter is 6. The name of the unit is law of motions. ठीक है, हम क्या करेंगे, laws of motions के बारे में स्टडी करेंगे. मेनली यहाँ पे हम न्यूटन्स के लॉज को स्टडी किया जाता है. ठीक है, बट आर द न्यूटन्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस इन द डेली लाइफ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो बिफोर प्रोसीडिंग सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? ठीक है, फोर्स क्या होती है, जैसे आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ इसके बारे में. इट इज द वन काइंड ऑफ द पुश और पुल. या तो मैं उसको पुश कर रहा हूँ या तो उसको मैं पुल कर रहा हूँ अपनी तरफ. ठीक है, विच कॉजेज द मोशन द बॉडी. या तो वो बॉडी के अंदर मोशन को प्रोड्यूस करेगा या तो फिर वो बॉडी के मोशन को अपोज करेगा. अपोज करने का मतलब कि कोई चलती हुई बॉडी आ रही है, अगर मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो उसको रोकेगा. ठीक है, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. या तो उस बॉडी की डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, जैसे कि अगर क्रिकेट मैच देखा होगा आप लोगों ने, जिसे बॉलर बॉल मारता है तो बैट्समैन उसको बैट के थ्रू उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. ठीक है, तो मतलब बैट से उसने क्या किया, एक तरह की फोर्स अप्लाई की. तो फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज द पुश और पुल व्हिच कॉजेज द मोशन ऑफ द बॉडी. या तो मोशन प्रोड्यूस करेगा या उसके मोशन को अपोज करेगा या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा. ठीक है, तो दिस वन इज ऑल अबाउट द फोर्स. किसके बारे में आ गया हमारे पास, ये फोर्स के बारे में. अब यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे पास दो तरह की फोर्सेज होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? देखो, अगर मेरे पास कोई ब्लॉक है, ये ठीक है, अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, अगर इसमें इसको स्लाइड करके आगे की तरफ ले जाना है तो आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, तभी ये ब्लॉक जो आगे की तरफ जाएगा. यानी कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट करना पड़ रहा है. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है, जिसमें दोनों बॉडीज के बीच में क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है. फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है. तो दिस काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स. वेयरएज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल पे. यहाँ पे मैंने एक छोटी सी नेल रखी हुई है. तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. बिकॉज किसकी वजह से, अपनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें देखो फिजिकल कॉन्टैक्ट तो हुआ नहीं, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही उसने किया, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, इन विच देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट. विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट उसने किया, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी. तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कौन कौन सी होती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटी जो हमारे पास फोर्स जो अप्लाई करती है, दैट इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो सिंपली याद रखना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट करके आप उस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेके जा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें आप बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दैट्स काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है बच्चे. अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तुम्हें स्टेट दैट द बॉडी हैज एन एबिलिटी टू चेंज इस स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन बाय इटसेल्फ. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए बॉल पेन, आपका मार्कर है, मार्कर मैंने अपने हैंड में रखा हुआ है, तो ये मार्कर तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट दैट द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि इस बॉडी की इनेबिलिटी है, अपने आप किसी भी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है. यानी कि अगर रेस्ट में है तो ये मूव नहीं कर सकती, अगर मूव में होगी तो वो अपने आप रेस्ट में नहीं आ पाएगी. ठीक है, ना ही तो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. अच्छा, ये लॉ ऑफ इनर्शिया बना कैसे, थोड़ा हम इसका प्रीवियस हिस्ट्री देख लेते हैं. एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ था कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है, कैसे उसने ऑब्जर्वेशंस की कि उसने एक ऑब्जेक्ट को रखा अर्थ सरफेस पर, उसने यहाँ से उसको फोर्स लगाई तो थोड़ी देर बाद वो रुक गया. ठीक है, फिर से उसने यहाँ पे जाकर के फिर फोर्स लगाई, फिर वो रेस्ट में आ गया, फिर से फोर्स लगाई.
बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड दैट, उसने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि किसी भी बॉडी को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाना है तो आपको लगातार फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला उसने कि अगर किसी भी बॉडी को लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाना है, ठीक है, वेलोसिटी कैसी रखनी पड़ेगी आपको, कांस्टेंट अगर आपने रखनी है तो आपको लगातार उसके ऊपर फोर्स जो वो अप्लाई करनी पड़ेगी। That was the point of view of the Aristotle. But later on, Galileo did this experiment and make this false. ठीक है, इसको हमने गलत साबित कर दिया। तो गैलीलियो ने क्या बताया इसमें, गैलीलियो ने अपने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया। किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक इंक्लाइन प्लेन चूज किया, ठीक है, और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन चूज किया उसने इस तरीके से, और उसने क्या किया, दूसरी तरफ जो इंक्लाइन प्लेन लिया वो थोड़ा सा बेंड करके लिया, मतलब उसका एंगल जो छोटा रखा। ठीक है, इसने इस एप्रोप्रिएट हाइट से, मान लो 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को रिलीज किया, तो जैसे ही बॉल मूव करती हुई और ये सरफेस सारा का सारा उसने बड़ा स्मूथ कर दिया। ठीक है, तो उसने ये देखा कि बॉल जैसे ही यहाँ से इस तरफ प्लेन में चलती गई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसने 10 मीटर की हाइट से फेंका तो बॉल भी मान लो यहाँ पे 10 मीटर की हाइट होगी यहाँ पर, ठीक है, तो बॉल यहाँ तक मूव करती हुई चली गई। इन दैट वे इसने सेकंड एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया तो उसने एंगल को थोड़ा और से कर दिया, कम कर दिया, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थोड़ा और कम कर दिया। ठीक है, मतलब ये बड़ा ज़्यादा कम कर दिया इसने एंगल। तो सेम बाय बॉल इसने फिर से रिलीज की, 10 मीटर की हाइट से रिलीज की। ठीक है, तो ये बॉल जो है लगातार चलती हुई इस हाइट को ऊपर की तरफ कवर करती रही। कब तक, जब तक उसकी हाइट जो है इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी हो जाए, 10 मीटर के बराबर ना हो जाए। ठीक है, अल्टीमेटली ही आल्सो परफॉर्म्ड ए लास्ट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, इसी इंक्लाइन प्लेन को अब इसमें दूसरी तरफ इंक्लाइन प्लेन बनाया नहीं, और इस सारे प्लेटफॉर्म को इसने क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया। ठीक है, बड़ा ज्यादा स्मूथ कर दिया, और यहाँ से बॉल को रिलीज किया। तो बॉल जो है कंटिन्यू विल बी ऑन द सरफेस विद द सेम स्पीड, यानी कि काफी टाइम तक बॉल जो है वो कंटिन्यू सेम स्पीड के साथ ही चलती रही। ठीक है, इन दैट वे गैलीलियो, किसने किया ये परफॉर्म, गैलीलियो ने किया। ठीक है, जिसने परफॉर्म किया ये गैलीलियो ने परफॉर्म किया। इन दैट वे ही कंक्लूड दैट, उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एरिस्टोटल वाज द रॉन्ग, एरिस्टोटल ने गलत प्रेडिक्शन की थी। उसने बोला अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाना है तो हमें लगातार फोर्स की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बॉडी जो है एक बार फोर्स अगर आप दे देंगे तो वो लगातार उसी ही कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गैलीलियो, और इसी लॉ को इसने नाम दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है दैट वाज गिवन बाय द गैलीलियो। किसने दिया था, ये गैलीलियो ने दिया था। तो सेम इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों दिया, देखो यहाँ पे हम अर्थ सरफेस पर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की वजह से बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, लेकिन नो डाउट अगर हम बॉल को सरफेस पर फेंकते तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अगर हम फ्रिक्शन को भी जीरो कर देते हैं तो ग्रेविटी की वजह से कुछ टाइम के बाद वो बॉल क्या होती है, रुक जाती है वो बॉल। ठीक है, बट अगर मान लो इसी मैं प्रैक्टिकल में परफॉर्म करता हूँ आर्ट ऑफ स्पेस में, जहाँ हम अर्थ से बाहर निकल जाते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वहां पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जरा सी फोर्स देकर के फेंकूंगा तो वो उसी ही फोर्स के साथ, उसी ही कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ती जाएगी विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इन दैट वे गैलीलियो सेड दैट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद अ कांस्टेंट स्पीड। किसी भी बॉडी को कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इन दैट वे दैट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। उसने क्या दिया, स्टेट दैट द बॉडी हैज इनेबिलिटी टू चेंज। बॉडी की इनेबिलिटी है, अपने आप वो चेंज नहीं करती है। ठीक है, जब मैंने ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो कर दी तो वो लगातार चली रहेगी, लेकिन जैसे ग्रेविटी इसके ऊपर डोमिनेट होगी तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो क्या होता है द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। अपनी रेस्ट की चेंज को भी नहीं कर सकती, मोशन को भी नहीं, और डायरेक्शन को भी अपने आप चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो कर दिया तो ये बॉडी लगातार चली रहेगी। ठीक है, तो ये क्या अपने आप थोड़ी रुकेगी, ये कब रुकेगी, जब मैं एक्सटर्नली इसके ऊपर ग्रेविटी
अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, ये बॉडी धीरे धीरे फिर रुक जाएगी जा करके। तो दैट वाज द व्यू ऑफ द गैलीलियो। और ये जो लॉ हमने दिया हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट वाज गिवन बाय द गैलीलियो। किसने दिया ये लॉ? गैलीलियो ने दिया है ये लॉ, ठीक है। तो इनर्शिया की जो डेफिनेशन बनी हमारे पास, इनर्शिया में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। इनर्शिया की जो डेफिनेशन बनी, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की अपनी टेंडेंसी है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट, यानी कि बॉडी जो अपने अंदर के रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को होने से, ठीक है। अगर मान लो ये बॉडी है, ये रेस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है, कैसी पड़ी हुई है, रेस्ट में, तो ये रेस्ट में रहेगी। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करता हूँ, मान लो 0.001 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये बॉडी हिलेगी थोड़ी ना, ठीक है। तो इस टाइम क्या इसकी अपनी टेंडेंसी है इस बॉडी की, ये जो बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है इसकी टेंडेंसी है खुद की है टू रेजिस्ट अ चेंज, ये चेंज को रेजिस्ट कर रही है कि मेरे अंदर कोई चेंज मत लेके आओ, ठीक है। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़े रहेगी, ठीक है। और मान लो ये बॉडी जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसके ऊपर अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी कम फोर्स लगाता हूँ, 0.001 न्यूटन फोर्स होगा, तब ये एकदम से थोड़ी ना चेंज रुक जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत बड़े इसका मोड में चेंज आएगा, वेलोसिटी के मोड में चेंज आएगा, लेकिन बड़ा काम आएगा। लेकिन मूव कर रही तो इसकी अपनी टेंडेंसी है, फोर्स तो मैंने अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन रुक नहीं रही है, ठीक है। तो इसकी अपनी टेंडेंसी है बॉडी की टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट, चाहे वो रेस्ट की होगी, मोशन की होगी, या फिर वो डायरेक्शन की होगी, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड द इनर्शिया बोला जाता है इसको, ठीक है। कि टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज, कोई बॉडी जो अपने आप कभी भी चेंज नहीं करती है, कोई अगर चेंज करना भी चाहो तो उसमें रेजिस्ट करती है उस चेंज को, ठीक है। तो एनर्जी जो होता है एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी इज डिफाइंड बाय इट्स मास। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 1000 किलोग्राम, और इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए मेरे को 100 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये अपनी बॉडी की टेंडेंसी है ये, ठीक है, ये इसको रेजिस्ट करेगा, नहीं मैंने नहीं चलना। अगर मैं फोर्स को बढ़ा करके अब यहाँ पे कर देता हूँ 60 न्यूटन, तभी नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन जब मैं फोर्स को अप्लाई करके इंक्रीज करके की वैल्यू बढ़ा देता हूँ 100 न्यूटन, अब जाकर के ये बॉडी जो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एट दिस कंडीशन 100 न्यूटन के ऊपर बॉडी जो वो अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज, कब तक इसने रेजिस्ट किया, जब तक इसके मास के इक्विवेलेंट हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स नहीं लगाई, ठीक है। तो इनर्शिया जो होता है इज नथिंग बट इट इज डिसाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। कौन डिसाइड करता है इसको? मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो इसके कंपैरिजन में मेरे पास एक 10 किलोग्राम की बॉडी पड़ी होती है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो वो तो चल पड़ेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा रजिस्ट करेगी अपने आप को चेंज होने में। तो इनर्शिया, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसको फिक्स करो अपने माइंड में। इनर्शिया किसके साथ रिलेटेड होता है? मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा।